तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों क्या कभी आपने जंगल में रात बिताई है? एक ऐसा जंगल जहाँ आपके अलावा और कोई ना हो, और तो और जहाँ पर आपके फोन के नेटवर्क भी ना आ रहे हो। आप ही सोचिए ऐसे में आप क्या करेंगे। दोस्तों ये कहानी एक ऐसे राइटर की है जिन्होंने अभी अभी इस लाइन की शुरुआत की है। वो चाहते हैं कि सभी को कुछ ऐसा दिखाया जाए जो कि सबसे हटकर हो। लेकिन दोस्तों हमें दिखाने से पहले उन्होंने जो कुछ देखा आज हम उसे सुनेंगे। बस आप देरी ना करते हुए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों कहते हैं कोई भी इंसान खुद को कितना भी ताकतवर कह ले, खुद को कितना भी निडर कह ले, लेकिन रात एक ऐसा पहर साबित होता है जो कि किसी भी हिम्मती इंसान को डरपोक बनाने के लिए काफी होता है, और खासकर जब आधी रात हो। दोस्तों हमारी आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जहां रात होने के बाद इंसान तो दूर, परिंदे तक अपने पर मारने से घबराते हैं। कहते हैं कि ऐसे ही एक गांव में एक स्क्रिप्ट राइटर और उसकी टीम रिपोर्ट तैयार करने गई थी। वहां पहुंचने के बाद जो कुछ भी उनके साथ घटा उसी की सच्ची दास्तान आज हम उन्हीं के नजरिए से बयां करेंगे। चलिए जानते हैं। दोस्तों मेरा नाम मुकेश है। मैं पेशे से एक स्क्रिप्ट राइटर हूँ। मैं कहानियां लिखता हूँ, शॉर्ट फिल्म्स, टीवी शोज, जहां पर हमारे स्क्रिप्ट के जरिए मूवीज और टीवी के लिए हॉरर कंटेंट की तैयारी की जाती है। मुझे इस पेशे में अच्छा खासा अनुभव है, यानी कि मुझे इस काम में लगभग 5 से 6 साल का अनुभव हो चुका है। जब कभी कोई भी टीवी शो हॉरर कंटेंट पे बेस्ड होता है तो वो सिर्फ फिक्शनल के लिए नहीं होता, बल्कि उसके लिए सच्ची कहानियों को एकत्रित किया जाता है। और उन्हीं कहानियों को एकत्रित करने के लिए हमें दूर दराज गांव, वादियों, जंगलों में जाकर ऐसी सच्ची घटनाओं को सामने लाना होता है। कुल मिलाकर हमें एक अच्छा सीक्वेंस तैयार करना होता है। तो ठीक दोस्तों ऐसा ही कुछ घटा था मेरे साथ आज से कुछ 2-3 साल पहले, जब मैं इसी एक रिपोर्ट के सिलसिले में एक गांव जा बैठा। वहां जाने के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज की इस मॉडर्न दुनिया में ऐसा भी कुछ हो सकता है। दोस्तों लगभग 2-3 साल पहले हमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला। मुझे इस प्रोजेक्ट का हेड बनाया गया था। ये प्रोजेक्ट लगभग 1.5 महीने तक का था। इसी बीच हमें एक ऐसे इंसिडेंट की जरूरत थी जो कि बहुत ज्यादा स्पीशियस हो। इसीलिए हम किसी ऐसे गांव में जाना चाहते थे जहां पर अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती हो। हमारा मकसद बस इतना सा था कि हम लोग ऐसी सच्ची घटनाओं से प्रेरित हो सके कि उस पर हम एक अच्छा सीक्वेंस बनाकर अपना प्रोजेक्ट सही समय पर अच्छे से खत्म कर सके। दोस्तों प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट था। उन दिनों प्रोजेक्ट की डिमांड भी इसी तरह की ही थी। कहानी आखिर जो कुछ भी हो, बस वो किसी सच्ची घटना से प्रेरित हो। जैसा कि आप लोग टीवी पर देखते हैं, ये सारी चीजें सच्चे इंसिडेंट से प्रेरित होकर ही बनती हैं। फिलहाल हमने अपना काम किया और मैंने अपने रिसर्चर्स को काम पे लगाया। हमें एक ऐसे गांव की तलाश थी जहां पर जाकर हम अपना रिपोर्ट तैयार कर सके, और ठीक वहां से आने के बाद हम अच्छे से अपने प्रोजेक्ट पर काम कर सके। दोस्तों इसी उधेड़-बुन में लगभग 2 या 3 दिन बाद हमें एक ऐसे गांव के बारे में पता चला जहां कहना था कि रात के बाद यानी कि सूरज ढलने के बाद किसी की हिम्मत तक नहीं होती कि कोई भी अपने दरवाजे से बाहर तक झांक सके। वैसे मैं तो भूतों की कहानियां काफी लिखता था और काफी सुनी भी थी, और तो और जिनकी जिंदगी में ये सब घटता था मैंने तो उनकी जुबानी भी सुनी थी। मुझे थोड़ा बहुत तो विश्वास था, पर मैं ज्यादा भी नहीं मानता था। लेकिन इस बार मेरा ये कंफ्यूजन दूर होने वाला था। तो दोस्तों ठीक हमें उस गांव के बारे में पता चला तो हमें ये जानने को मिला कि उस गांव का नाम मेजरगंज है। मेजरगंज गांव दरअसल नागालैंड में है। हमने तो बिना किसी देरी के अगले हफ्ते ही गांव जाने का निर्णय किया। हमें बड़ी उत्सुकता थी, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी, क्योंकि हमें ये जानना था कि आखिर क्या है उस गांव में जिस वजह से वहां कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। बड़ी जिज्ञासा और उत्सुकता थी मेरे अंदर। मैंने खुद के साथ 2 लोग और भी लिए थे। एक थे कैमरामैन फोटोग्राफर और एक दूसरे जो मुझे मेरी रिपोर्ट तैयार करने में मदद करते। हम लोग ठीक अगले ही हफ्ते नागालैंड पहुंचे। हमें पहुंचते पहुंचते लगभग सुबह के 8 बज गए थे। हम काफी ज्यादा थक गए थे, जिस वजह से हमने सोचा
कि हम शाम के समय उस गांव में जाएंगे और तब तक हम यहीं किसी होटल में रेस्ट करेंगे। हमने ठीक ऐसा ही किया। कुछ लोगों से पता चला जहां पर हम रुके थे वहां से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर थी। हमने सोचा कि 20 किलोमीटर जाने में टाइम ही कितना लगता है, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 घंटा। इसके बाद हम अपने रूम में गए, हम फ्रेश हुए और तकरीबन शाम के 4 बजे मैं होटल के नीचे आया। नीचे पहुंचकर मैंने वहां के स्टाफ से मेजरगंज गांव के बारे में पूछा तो मुझे वहां से कुछ खास जानकारी नहीं मिली। उनके चेहरे के हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे ही मैंने मेजरगंज गांव का जिक्र किया वैसे ही सबके होश उड़ गए। वहां जितने भी वेटर थे वो मेरी तरफ शौक से देखने लगे। सच कहूं मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी मैंने उनसे पूछा तो मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। मैंने मन ही मन सोचा आखिर क्या हो सकता है, मतलब क्या वजह है। मैं इस गांव को जिस नजरिए से देख रहा था उसका खौफ तो इससे 100 गुना बड़ा था। हालांकि मैं चुपचाप एक बेंच पर बैठा था जिसके ठीक 15 मिनट बाद एक शख्स मेरे बगल में आकर बैठ गया और उसने मुझसे कहा कि साहब आपको मेजरगंज जाना है। मैंने कहा हाँ जाना तो है पर कोई बताना ही नहीं चाहता। इस पर उसने कहा लगता है आपको अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। आखिर ऐसा क्या है जो आपको मौत के करीब ले जा रही है। दोस्तों मैंने उसे ऊपर से नीचे की तरफ देखा और कहा कि क्या बात कर रहे हो तुम, ऐसा कौन है जिसे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं होगा। मैं तो बस एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में जा रहा हूँ। दोस्तों उसे मैंने अपनी पूरी बात बताई। इस पर उसने मुझसे कहा कि साहब आपने इसी गांव को क्यों चुना। इस देश में और भी गांव हैं, और भी शहर हैं, और भी इलाके हैं जहां ऐसे किस्से आए दिन होते रहते हैं। आप शहर से इतनी दूर यहाँ पर आए हैं, आप कहीं और भी तो जा सकते थे। मैंने उससे तुरंत कहा कि नहीं, मुझे ये जगह सबसे बेहतरीन तरीके से पसंद आई। मुझे सबसे खास बात ये लगी कि लोग वहां रात में नहीं निकलते, और वैसे भी ये सब अंधविश्वासी चीजें हैं। इनमें से हो सकता है कुछ घटनाएं हुई भी हों, पर इस बात को बड़ा चढ़ाकर इसे बस बना दिया गया है और हमें तो बस प्रोजेक्ट बनाना है। तो मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए ये जगह सबसे अच्छी लगी। दोस्तों इस बात पर उस आदमी ने कहा साहब मुझे रास्ता पता है लेकिन मैं आपको इस वक्त नहीं बताऊंगा। दोस्तों सच कहूं तो वो आदमी मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, न जाने क्यों, पर उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेरे अंदर अंधविश्वास फैला रहा हो। यही सब सोचते हुए मैंने उससे कहा कि तुम बड़े अजीब इंसान हो, मतलब इतने समय से मैं तुम्हें अपनी तकलीफ बयां कर रहा हूं, न जाने क्या कुछ नहीं बताया तुम्हें, और आखिर में तुम कह रहे हो कि तुम्हें बताऊंगा नहीं। मेरी बात सुनने के बाद उसने कहा कि साहब किसी की जान को जोखिम में डालना कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं। दोस्तों मैंने उससे बहुत विनती करी लेकिन वो फिर भी नहीं माना। अंत में थक हार के मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं आज शाम को नहीं कल सुबह चला जाऊंगा, तुम कम से कम रास्ता तो बता दो। तब जाकर उसने कहीं कहा कि ठीक है साहब, अगर आप कल सुबह जाते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ। साहब रास्ता कुछ ऐसा है जो यहाँ बेलापुर नाम का डिस्ट्रिक्ट है, उसके आस पड़ोस में कोई गांव नहीं है। वहां से ठीक सामने की तरफ एक जंगल का रास्ता जाता है। उसी रास्ते के बाएं मुड़ते हुए खेतों के रास्ते से हम उस गांव के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर रोड ब्लॉक है। दोस्तों उसकी बातें सुनने के बाद मैंने तो मन बना लिया था कि जाऊंगा तो मैं आज ही। मैंने तो उस रास्ते को जानने के लिए बस इतना ही कहा था कि मैं आज रात नहीं कल सुबह जाऊंगा। मैं चुपके से अपने कमरे में दाखिल हुआ। मैंने अपने दोनों साथियों को रास्ते के बारे में जानकारी दी और उनसे कहा कि वो लोग अपना सामान पैक कर ले। दोस्तों हम लोगों को होटल से निकलते निकलते लगभग शाम के 6 बज गए थे। होटल से निकलते ही जब हमने बस के बारे में पूछा तो हमें पता चला कि उस इलाके में बस या रिक्शा जाती ही नहीं, वहां तो बस घोड़ा गाड़ी ही जा सकती है। दोस्तों घोड़ा गाड़ी के माध्यम से तो कोई तांगे वाला रुकना ही नहीं चाहता था, क्योंकि जब भी हम मेजरगंज का नाम बताते तो न जाने क्यों वो गाड़ी आगे बढ़ा लेता। इसीलिए हमने दिमाग लगाया। हमने सोचा कि यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट है बेलापुर, हम वहां चले जाते हैं, वहां से हम पैदल निकल जाएंगे। दोस्तों इसी पर काफी मशक्कत करने के बाद एक तांगे वाला मिला। उसने कहा कि साहब किधर जाना है। हमने उसे उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बताया तो उसने कहा कि अरे साहब झूठ क्यों बोल रहे हो, आपको मेजरगंज जाना है। दोस्तों यह हमारे लिए बड़ा शॉकिंग था। मैंने मन ही मन सोचा कि इस इंसान को कैसे पता चल गया कि मुझे वहां जाना है, पर मैंने उस समय ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला तुम चलोगे
तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। पर उसने कहा कि साहब पैसों की जरूरत नहीं है, जितना पैसा बनता है आप उतना ही दे देना। दोस्तों बस क्या था, हम लोग उस तांगे में बैठे और अपनी मंजिल के सफर को तय करने लगे। सूरज भी ढलने की कगार पर था। थोड़ी ही देर में उस तांगे वाले से बातचीत में हमारी काफी अच्छी दोस्ती हो गई। बातों ही बातों में मैंने उससे पूछा कि इस गांव में कोई भी नहीं आना चाहता है, तो फिर तुम क्यों आना चाहते हो? मेरी इस बात पर उस तांगे वाले ने कहा कि साहब मैं तो इसी गांव का हूँ, मुझे भला किस चीज का डर। उसकी बातें सुनने के बाद मैंने उससे कहा कि लेकिन कहते हैं इस गांव के लोग भी सूरज ढलने के बाद नहीं जाते। उसने कहा तो साहब आप क्यों जा रहे हो? मैंने उससे कहा हम तो डरते नहीं। मेरे इतना कहते ही उसने भी यही कहा कि साहब तो फिर मुझे भी डर नहीं लगता। डर तो सिर्फ इंसान को मौत से लगता है, लेकिन जो इस मुकाम को हासिल कर चुका हो उसे भला कैसा डर। दोस्तों मैं उस समय उसके इस कथन का मतलब नहीं समझ पाया, लेकिन कहीं न कहीं जल्द ही मैं इससे रूबरू होने वाला था। दोस्तों सफर चलता रहा। लगभग शाम के कुछ 7:30 बजे तक हम वहां पहुंच गए। वहां पहुंचकर उस तांगे वाले ने कहा कि साहब आप इतनी रात को कहाँ जाएंगे? एक काम करिए, मेरा घर यहीं पास में है, आप चाहो तो मेरे घर पर आज की रात ठहर सकते हैं, बाकी कल कोई बंदोबस्त करके आप जहां चाहे वहां रह सकते हो। दोस्तों उस तांगे वाले की बात मुझे एकदम ठीक लगी। मैंने उससे कहा कि अरे वाह, ये तो और भी बढ़िया है, ठीक है फिर। लेकिन मैंने एक चीज पर गौर किया, वो थी उस गांव की शांति, जो कि पूरे गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रही थी। सच कहूं तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था और ना ही कभी यकीन हुआ था, क्योंकि जहां शहर में एक सेकंड की भी किसी को फुर्सत नहीं है, वहां गांव में सूरज क्या ढल गया, मानो कि सब इस तरह घर भागते हैं जैसे कोई शेर गांव में घुस आया हो। खैर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं सीधा उसके घर में चला गया। हालांकि मेरे साथ और 2 लोग भी थे। डरने वाली तो कोई बात थी ही नहीं। दोस्तों जब हम लोग उसके घर में गए तो उसका घर पुराने जमाने का लग रहा था, और तो और उसके घर में उसके अलावा कोई भी नहीं था। एक बार को तो मैंने भी सोचा कि आखिर ये अपने घर में रहता कैसे है। उस घर में सिर्फ एक छोटा सा पंखा था और नीचे चटाई थी, बाकी इसके अलावा उसके घर में कुछ भी नहीं था। और तो और उस वक्त उसके घर में बिजली भी नहीं थी। हम तीनों के तीन थोड़ी देर तो उसके घर के बाहर ही बैठे रहे। थोड़ी ही देर बाद जो हमारे फोटोग्राफर थे विपुल, उन्होंने कहा कि हमें ऐसी ही तो शांति का इंतजार था, चलिए आज की रात जाकर कुछ अच्छे वीडियो और क्लिप शूट कर लिए जाएं। दोस्तों मैं तो थका हुआ ज्यादा महसूस नहीं कर रहा था, क्योंकि हमने पहले ही होटल में अपनी आज की नींद पूरी कर ली थी, जिसकी वजह से रात को नींद आना बेहद मुश्किल था। और जिस माहौल में हम बैठे थे वहां तो और भी नींद ना आए, वहां तो नींद आने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा था। सच कहूं तो कहीं ना कहीं एक अजीब सा डर मुझे लग रहा था, क्योंकि ना तो वहां कोई इंसान था और ना ही आसपास कोई घर। बस हम तो एक दूसरे के भरोसे पर चल रहे थे। वैसे वो टांगे वाला जो हमें इस गांव तक लाया था, उसने हमें कुछ समय पहले ही कहा था कि वो किसी काम से बाहर जा रहा है, उसे आते आते थोड़ा टाइम लग ही जाएगा। हम भी खाली ही बैठे थे, तो हमने सोचा कि जंगल में जाकर कुछ अच्छे क्लिप शूट कर लेते हैं। बाकी कल जो भी गांव वालों से इंफॉर्मेशन मिलेगी उसे हम अपने प्रोजेक्ट के लिए तैयार कर लेंगे। हम तीनों ने अपना अपना सामान लिया और निकल पड़े जंगल की तरफ। वैसे जिस घर में हम लोग रह रहे थे, यानी जो उस तांगे वाले का घर था, वो बिल्कुल एक जंगल के समीप में ही था, जो कि हमारे लिए एक एडवांटेज था। खैर हम लोग जंगल में शूट करने गए। हमें तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, एटलीस्ट हमें इतना तो जरूर सोचना चाहिए था कि आज जिस गांव में लोग सूरज ढलने के बाद बाहर कदम तक नहीं रखते, हम उस गांव में जाकर रात में जंगल में शूट करने की सोच भी कैसे सकते थे। हम ठीक उसी गांव में रात को जंगल में शूटिंग के लिए कैसे जा सकते थे। खैर ये तो अपनी अपनी मन मर्जियां हैं, लेकिन हमें बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि हम किस खौफनाक दास्तां से गुजरने वाले हैं। हमने शूटिंग करी, अच्छी फोटोग्राफी हुई। इसके बाद हम तुरंत वापस लौट रहे थे कि हमें चलते चलते एक बहुत ही दर्दनाक चीख सुनाई पड़ी। मतलब इतनी दर्दनाक चीख थी कि हम अंदर से जम गए। वो आवाज किसी लड़की की थी। एक बार को तो हमने सोचा कि इस भरे जंगल में आधी रात को किस लड़की की आवाज हो सकती है,
खैर हमने उस आवाज का पीछा करना ठीक नहीं समझा और हम चुपचाप उस तांगे वाले के घर चले गए। जब हम उस तांगे वाले के घर पर गए कि अब भी वो तांगे वाला वापस नहीं आया था, हमें तो बिल्कुल अंदाजा भी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हमें लगा कि शायद कहीं फंस गया होगा या कहीं रुक गया होगा। उसकी अपनी मर्जी है, हमें तो रहने को घर मिल गया है। वैसे भी वो तो इसी इलाके का है। दोस्तों, जब हमने अपने फोन में टाइम देखा तो करीबन रात के 3 बज रहे थे। साथ ही हमारी नींद भी गायब थी। तो हमने सोचा कि हमने जो भी फोटो शूट और वीडियो किया है उसकी एडिटिंग कर ली जाए। तो बस हमने उसी वक्त अपनी एडिटिंग करना शुरू कर दिया था। हमने जैसे ही उसको अपने लैपटॉप में लिया और ठीक इसके बाद जो हमने लैपटॉप में देखा, हमें तो अपनी आंखों पर तो क्या खुद पर भी भरोसा नहीं हो रहा था। हमने देखा कि हर फोटो के पीछे जो भी पेड़ होता, उस पेड़ के पीछे हल्के कदमों के साथ वही तांगे वाला और उसके साथ भीड़ में काफी सारे लोग होते। सच कहूं तो 5 मिनट के लिए हम तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। एक तो हम जिस मकान में थे वो जंगल के बीचों बीच था। आखिरकार हम करें तो क्या करें। हम इतना ज्यादा डर गए कि हमने सारे फुटेज तुरंत ही डिलीट मार दिए। लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमने अपना सारा सामान पैक किया और चुपचाप निकलने लगे। हम लोग धीरे धीरे भाग रहे थे। मौत हमारे सामने थी। कुछ ही दूरी पर हमें एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। वो मंदिर काफी छोटा था, मतलब इतना छोटा कि कुछ 7-8 ईंटों से ही बनाया गया होगा। उसी के सामने ठीक एक छुपने लायक झाड़ी थी। मैंने तुरंत अपने दोस्तों का हाथ पकड़ा और कहा कि भागने से कोई फायदा नहीं है, हमें किसी भी तरह सुबह होने का इंतजार करना होगा। दोस्तों, एक बात थी, हमने पूरे रास्ते पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। बस किसी तरह उस झाड़ी में जाकर हम तीनों छुपे रहे। लगभग 4 घंटे बाद जब सूरज की पहली किरण फूटी, तब जाकर हमारी जान में जान आई। लेकिन जो 4 घंटे हमने उन झाड़ियों में गुजारे वो सिर्फ हमें ही पता है। हम लोग किसी तरह भागते हुए जंगल पार कर गए। इसी बीच जब हम दूसरे गांव पहुंचे तो सब लोग हमारी तरफ घूरे जा रहे थे। हमें इसका मतलब समझ नहीं आया। फिर गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग वहां बैठे आग सेक रहे थे। हम भी तुरंत उनके साथ बैठ गए। सच कहूं तो मन में खौफ अभी बाकी था। फिर बातों ही बातों में जब हमने बीती रात के बारे में उन बुजुर्ग को बताया तो उस पर जो उन्होंने हमें कहा उसे सुनकर हमारे होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि कई सालों पहले इसी गांव से बारात निकली थी। रास्ते में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। उस वक्त पूरी की पूरी बस जंगल में पलट गई। काफी सारे बाराती मारे गए। उनमें से कुछ का ना तो पिंडदान हुआ और ना ही अंतिम संस्कार। इसीलिए तब से उनकी आत्माएं भटकती हैं। वो तो यहाँ पर यज्ञों और ईश्वर की शक्तियों की बदौलत यह सब ठीक हो पाया है। इसीलिए उस गांव के अगल बगल कोई भी गांव नहीं बसा है। दोस्तों, बातों ही बातों में ये भी पता चला कि वो तांगे वाला उन्हीं बारातियों का चालक था। कहते हैं कि वो दूसरों को खींचकर यहाँ ले आता है। आखिर वो ऐसा क्यों करता है ये तो हमें नहीं मालूम। लेकिन उन बुजुर्ग ने यह भी कहा कि तुम्हारी तरह ऐसे कई लोग आते हैं और वो भी यही कहते हैं जो कि तुमने अभी कहा। दोस्तों, मैंने जब उनकी बातें सुनी तो मैंने तो उसी दिन वहां से निकलने का प्लान बनाया। सच कहूं तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आज की दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जिनको ना तो कोई सुलझा पाया है और ना ही सुलझा पाएगा। हालांकि हमने इस पर एक स्क्रिप्ट तो तैयार कर ली है और साथ ही इसका शूट भी हम कहीं और कर लेंगे, पर न जाने क्यों ऐसा लगता है कि आपको हमारी इस बात पर यकीन आएगा कि नहीं। बस हम आपको इतना बता दें कि जल्द ही हम इस पर एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसका लिंक आपको इस चैनल पर जरूर देखने को मिलेगा। बाकी लॉकडाउन के चलते हमारा काम आधा ही रुका हुआ था, पर फिलहाल अब सब कुछ ठीक होता नजर आ रहा है। हमारी जिंदगी की गाड़ी भी अपनी पटरी पर आ रही है। बस यही थी हमारी कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी मुकेश की कहानी। दोस्तों, ये टीवी शोज, डॉक्यूमेंट्री राइटर इन सभी पर काम करते हैं। इनकी मुलाकात हमसे इंस्टाग्राम पर हुई थी। हालांकि ये अभी अपने काम में नए हैं, इसीलिए इन्होंने अपनी कंपनी का नाम भी नहीं रखा है। पर फिलहाल इनका ये कहना है कि ये औरों से हटकर कुछ अलग करना चाहते हैं। खैर दोस्तों, आपको इनकी कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी बात रही कहानियों की, तो उसके लिए तो मैं हमेशा हाजिर हूँ। फिलहाल
आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूँ, बाय बाय।